नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। जिस खबर के सबसे ज़्यादा चर्चे आजकल हैं वो श्रद्धा मर्डर केस ही है, जिसमें आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतने दिनों तक तो ये बात सुनने में आ रही थी कि पुलिस कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस आफताब के खिलाफ जुटा नहीं पा रही है, क्योंकि आफताब लगातार झूठ बोल रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे एविडेंस, ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जो आफताब की मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या है वो सबूत और उन सबूतों के दम पर कैसे आफताब की घेरेबंदी होने वाली है, आज हम इस पर आपसे बात करेंगे। एक एक कर आपको सारे पॉइंट वाइज सारे सबूत बताएंगे और उसके मायने भी बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ आफताब और श्रद्धा केस की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक और मर्डर मिस्ट्री, एक और मर्डर केस के बारे में भी मैं बताऊंगा, जो मेरे हिसाब से हाल के दिनों की सबसे अजीब मर्डर मिस्ट्री है। और यही वजह है कि अब जब श्रद्धा के केस की इतनी ज़्यादा बात हो रही है और हमारे ज़्यादातर दर्शक भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धा केस की ही बात करें, तो भी मैं उस केस के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। तो आप समझिए कि वो केस कितना अजीब, कितना वियर्ड होगा। आप जब सुनेंगे तो खुद भी रियलाइज़ करेंगे। साथ ही सवाल जवाब का हमारा जो सिलसिला है वो तो चलेगा ही, और अगर उसके बाद वक्त की इजाज़त रही तो आप में से कुछ दर्शकों के नाम और कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा। तो आइए बगैर वक्त गंवाए हुए सीधे शुरुआत करते हैं। आफताब, श्रद्धा और आफताब वाले केस में पुलिस को अब एक एक कर अहम सबूत मिलने लगे हैं। अब तक इस केस में पुलिस को क्लूज मिल रहे थे, यानी सुराग मिल रहे थे। उन सुराग को डेवलप करके सबूत बनाना, सबूत में कन्वर्ट करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पुलिस की पूछताछ आफताब से लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिनों के रिमांड की अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है और अब 4 दिनों की अवधि और बाकी है, बल्कि अभी तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तो अब 3 दिन ही इसके बाद बचे हैं। तो बहुत सारे सबूत इस दौरान पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सबसे बात की थी, मोबाइल फ़ोन जो है श्रद्धा का, वो आफताब के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ है। मोबाइल का डिवाइस यानी हैंडसेट बेशक पुलिस ने अब तक रिकवर न किया हो, लेकिन उस फ़ोन की जो CDR है और उस फ़ोन से, और जो आफताब ने उसके फ़ोन से मनी ट्रांजैक्शन किया है अपने अकाउंट में, ये आफताब के लिए बहुत मुसीबत की वजह बनने वाली है। और वो एक बहुत ही क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस के पास मौजूद है। अब नई खबर या नई जानकारी ये भी है कि पुलिस को आफताब के घर से कुछ और खून के धब्बे मिले हैं, और ये खून के धब्बे वो धब्बे हैं जिन्हें इससे पहले FSL की टीम, यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो दिल्ली के रोहिणी में मौजूद है, उसकी टीम जो है वो रिकलेक्ट नहीं कर पाई थी, रिकवर नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब इस मामले में CBI की जो फॉरेंसिक लैब है, जिसे हम CFSL के नाम से जानते हैं, उसके एक्सपर्ट्स की एंट्री हुई है, तो उन्होंने उन जगहों से भी खून के धब्बे निकाले हैं जिन जगहों के बारे में कोई सोच नहीं सकता। और वो जगहें हैं, एक तो रेफ्रिजरेटर जहां पर लाश रखा हुआ था। सोच इसलिए नहीं सकता क्योंकि इन 6 महीनों में आफताब ने उस रेफ्रिजरेटर को न जाने कितने तरीके से धोया है, एसिड वॉश कर दिया है और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, डिटर्जेंट वगैरह से तो धोया ही है। इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी। लेकिन अब उसी रेफ्रिजरेटर से CFSL के एक्सपर्ट्स ने ब्लड स्टेन रिकवर किए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल बात है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली है वो ये कि जिस बाथरूम में आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े किया करता था, उस बाथरूम में टाइल्स के जॉइंट्स के बीच से पुलिस को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को खून के धब्बे, खून के बचे हुए निशान मिले हैं, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसको टाइल हटाकर रिकवर भी कर लिया है। ये भी एक बहुत क्रूशियल और बहुत पिन पॉइंट वाला एविडेंस जो है आफताब के खिलाफ साबित होने वाला है। हड्डियों की बात करेंगे। आपको पता है कि आफताब ने शुरू से लेकर अब तक के पूछताछ में ये कहा है कि उसने श्रद्धा की लाश के तकरीबन 35 टुकड़े किए थे। तो अलग अलग जगह से पुलिस लगातार हड्डियों के टुकड़े बरामद कर रही है। अब तक ये मानकर चल रहे थे लोग कि पता नहीं ये हड्डियाँ श्रद्धा की है भी या नहीं है, और पता नहीं इंसानों की है भी या नहीं है। इस तरह की शंका लोगों के मन में थी। लेकिन अब पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जो हड्डियाँ बरामद हुई है वो हड्डियाँ श्रद्धा की ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने क्लियर कैसे किया, क्योंकि पुलिस ने अभी फॉरेंसिक जांच की तो रिपोर्ट आई नहीं। तो उसके पीछे जो वजह है वो ये कि आफताब कुछ ऐसी जगहों पर स्पेसिफिकली पुलिस टीम को लेकर गया जहां पर उसने श्रद्धा
के जिस्म के टुकड़े काट कर फेंके थे और वहाँ से पुलिस ने हड्डियाँ रिकवर की है। तो आफ्ताब की निशानदेही पर बिल्कुल सटीक जगह से सटीक तरीके से जो हड्डियाँ बरामद हुई हैं, पुलिस को ये लग रहा है कि वो हड्डियाँ श्रद्धा की ही हैं। हालांकि इसका कन्फर्मेशन जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एक अहम सबूत आफ्ताब के खिलाफ साबित होने वाला है, वो ये कि आफ्ताब के घर से पुलिस को नक्शा मिला है मेहरौली छतरपुर के इलाके का, और ये नक्शा उसने कोई गूगल से डाउनलोड नहीं किया था या कहीं से खरीदा नहीं था, बल्कि उसने खुद ड्रॉ किया था। और इसलिए ड्रॉ किया था ताकि वो जिन जिन जगहों पर डेड बॉडी के रिमेन्स, डेड बॉडी के बचे हुए हिस्से, टुकड़े फेंक रहा है, उन जगहों की वो पहचान करके रखे। उसने क्यों ऐसा किया था ये तो वही बेहतर बता सकता, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। लेकिन अब पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली है तो पुलिस को एक नक्शा मिला है और पुलिस एक साइट प्लान का जिक्र कर रही है। यानी नक्शे के अलावा उन जगहों के बारे में भी आफ्ताब ने अपनी डायरी में लिख रखा है जिन जगहों पर उसने जाकर श्रद्धा के जिस्म के अलग अलग टुकड़े फेंके थे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस के लिए एक बहुत क्रूशियल एविडेंस साबित होने वाला है। तो इस तरह से 3-4 ऐसी चीज़ें अब दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुकी है जो आफ्ताब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब साबित होने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता है कि आफ्ताब का जो नार्को टेस्ट है और पॉलीग्राफ टेस्ट है वो तो होने ही वाला है। हालांकि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, यानी कोर्ट में उसकी मान्यता नहीं है, इतना तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का हो जाएगा तो वो ये उम्मीद की जा सकती है कि उस टेस्ट के दौरान वो ऐसी बातें ज़रूर बताएगा जो बातें अब तक वो होशो हवास में पुलिस से छुपाता रहा है। कहने का मतलब ये कि वो हो सकता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताए, पूरी कॉन्स्पिरेसी के कुछ और ऐसे पहलू जिसके बारे में न तो हम सब जानते हैं, ना पुलिस जानती है, और ना हमने अभी तक उस पॉइंट को एक्सप्लोर किया। हो सकता है कि आफ्ताब कोई और नया खुलासा करे। तो जब वो और कैटेगरिकली चीज़ों को बताएगा इस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है कि इस मामले से जुड़े और भी इम्पॉर्टेंट एविडेंस पुलिस कलेक्ट करने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा मैदान गढ़ी के उस तालाब के बारे में जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। उस तालाब में आफ्ताब ने श्रद्धा का कटा हुआ सिर फेंका है, ऐसा आफ्ताब ने बताया है। और उसके बाद उस तालाब से लगातार सिर बरामद करने की कवायद पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। चूंकि तालाब काफ़ी बड़ा है और उसमें दिल्ली के सीवर लाइन का पानी भी गिरता है, तो पहले पुलिस ये सोच रही थी कि उस तालाब को सुखा दिया जाए और फिर जो श्रद्धा का सिर है वहाँ से निकाला जाए। लेकिन पुलिस ने ये रियलाइज़ किया कि उस तालाब के पानी को सुखाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो जो वाटर बॉडी है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, और दूसरा 7 से 8 फीट गहरा है वो तालाब, और ऊपर से सीवर का पानी जब उसमें गिरता है तो उसमें इनलेट जो है पानी का वो लगातार चल रहा है, बरकरार है। तो तालाब के पानी को सूखा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब पुलिस ने तय किया है कि वो आफ्ताब से ये पूछेगी कि एग्जैक्ट जगह बताओ कि तालाब के किस हिस्से में तुमने सिर को फेंका है। जाहिर है तालाब के बीच में बहुत दूर जाकर तो वो फेंक नहीं सकता, कोने से ही उसने थ्रो किया होगा, फेंका होगा। तो जितनी दूर का रेंज एक आदमी का हो सकता है किसी चीज़ को फेंकने का, उतने ही दूर में वो सिर जो है वो पड़ी हुई होगी पानी के अंदर। तो अब गोताखोर जो है उसको निकालेंगे, ये कोशिश पुलिस कर रही है। तो ये अगर सिर की बरामदगी हो गई तो समझ लीजिए कि ये आफ्ताब के लिए और बड़ी मुसीबत बनेगी। और इस तरह से जो हम अब तक देख रहे थे कि इस मामले में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई अहम सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब जब इस तफ्तीश को 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है तो अब हम ये कह सकते हैं कि आफ्ताब बुरी तरह से फंसता दिख रहा है और पुलिस के पास एक नहीं कई सबूत मौजूद हैं। अब बस इन सबूतों पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही मुहर लगी समझ लीजिए पुलिस की तफ्तीश का काम भी पूरा, चार्जशीट भी पूरा, और चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल, और ट्रायल के बाद फिर सज़ा। हालांकि ये बोलना आसान लगता है, मैंने तुरंत कुछ चरणों में ये बात बता दी, लेकिन इसको अभी महीनों का वक्त लगेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और एक लड़की जिसके साथ इतने विभत्स तरीके से उसका लिव इन पार्टनर पेश आया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो आफ्ताब और श्रद्धा केस के बारे में फ़िलहाल मेरी ओर से इतनी ही जानकारी है या ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। अब आइए उस चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। ऐसे भी हमारे बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि जब से आफ्ताब और श्रद्धा केस की शुरुआत हुई है मैं किसी दूसरे केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको कुछ नई और क्राइम की
ऐसी खबर जो हटकर हो वो सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। ये घटना है उदयपुर की। उदयपुर में गोगुंदा थाना इलाका है और वहाँ पर एक जंगल है जिस जंगल को केला बावड़ी के नाम से लोग जानते हैं। केला बावड़ी के जंगल में 18 नवंबर को 2 लोगों की लाश मिलती है, एक नौजवान की और साथ में एक लड़की की। लेकिन अद्भुत बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों लाशों पर कपड़े नहीं थे, दोनों नग्न लाशें थी और साथ ही जो इनकी बॉडी थी वो म्यूटिलेटेड थी, मतलब शत विशत थी। इनके गले में चाकू से वार किए जाने के निशान थे, जिस्म पर पत्थरों से हमला किए जाने के निशान थे और जिस्म का जो फ्रंटल पार्ट होता है, मतलब ये सामने वाला हिस्सा, इस सामने वाले हिस्से की चमड़ी जो है वो उधड़ी हुई थी। और इंसान का जो प्राइवेट पार्ट होता है, इस जो डबल मर्डर में ये जो कपल जिसका शिकार हुआ था, लड़का और लड़की, इन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स भी जो है वो बुरी तरह से जख्मी थे। और आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल खींचकर किसी ने इनके प्राइवेट पार्ट को, खासकर लड़के के प्राइवेट पार्ट को उसके बॉडी से अलग कर दिया था और लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है वो भी म्यूटिलेटेड था, बुरी तरह से ख़राब था। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन हत्या करता है? मतलब किसी की हत्या हो रही है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन लाशों पर कोई कपड़े ना हो, प्राइवेट पार्ट बिल्कुल ख़राब हों और जगह जगह चाकू पत्थरों के निशान हो, कुछ केमिकल के बचे हुए हिस्से, मतलब कुछ केमिकल के निशान भी पुलिस को मिले, तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद पुलिस बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला है क्या। लेकिन पुलिस ने उन डेड बॉडीज़ को बरामद किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरू में जब पुलिस को ये 2 लाशें मिली थी, पुलिस के लिए उनकी पहचान पुलिस के सामने क्लियर नहीं थी, पुलिस को नहीं पता था। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे अपने सोर्सेज के सहारे इन 2 लाशों की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की और पुलिस को फाइनली कामयाबी मिली। पुलिस ने उस जंगल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे और अपने मुखबिरों से बातचीत की। ये जो 2 लोग मरे थे, एक नौजवान और एक लड़की, इन दोनों की डेड बॉडी की तस्वीरें पुलिस ने उतारी और लोगों को दिखाई और फाइनली इन दोनों की पहचान स्टैब्लिश करने में पुलिस कामयाब हो गए। तो इनकी पहचान मैं भी आपको बताता हूं। जिस लड़के की लाश मिली थी उसकी उम्र 30 साल की थी और उसकी पहचान हुई राहुल मीणा के रूप में। राहुल जो है एक सरकारी स्कूल में टीचर था और उसके साथ जिस लड़की की लाश मिली थी उसकी उम्र 28 साल की थी और वो वहीं उदयपुर की रहने वाली लड़की थी जिसका नाम था सोनू कंवर। तो अब जब इनकी पहचान हो गई तो पुलिस ने इनका जो आगा पीछा जिसे कहते हैं, मतलब एंटीसीडेंट, ट्रैक रिकॉर्ड सब खंगालना शुरू किया और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। तो ये पता चला कि राहुल मीणा और सोनू कंवर ये दोनों मैरिड हैं, लेकिन आपस में नहीं, किसी और से। मतलब सोनू कंवर का अपना पति है और राहुल मीणा का भी भरा पूरा परिवार है, पत्नी है, घर में दूसरे लोग भी हैं। लेकिन ये दोनों जो है, इन दोनों की नग्न लाशें जंगल में मिली थी। तो ये भी एक पहेली थी कि आखिर ये दोनों इस हालत में जंगल में कैसे पहुंचे। पुलिस अब इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी तो पुलिस को ये पता चला कि राहुल मीणा का और सोनू कंवर का, इन दोनों का परिवार जो है एक कॉमन प्लेस में जाया करता था। वो कॉमन प्लेस क्या था? वो प्लेस था, एक तांत्रिक है उदयपुर शहर में जिसका नाम है भालेश कुमार, उसका आश्रम, या आप कह लें उसका बनाया हुआ छोटा सा मंदिर कह लें या गद्दी कह लें, जो कह लें। मेरे हिसाब से मंदिर कहना भी जो है वो धर्म के साथ जो है एक जस्टिफाई करने वाली बात नहीं होगी क्योंकि ये अधर्मी लोग हैं। तो खैर, ये जो भालेश कुमार है तांत्रिक जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इस तांत्रिक के ठिकाने पर राहुल मीणा के घर के लोग भी जाते थे और सोनू कंवर के घर के लोग भी जाते थे। और जाते जाते राहुल और सोनू कंवर की आपस में दोस्ती हो गई और सिर्फ दोस्ती ही नहीं हो गई, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और इनमें रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब दोनों के घर वालों को ये बातें पता चली, दोनों के घर वाले परेशान हुए, लेकिन राहुल मीणा की जो बीवी है ऑब्वियसली वो अपने पति के किसी और महिला के करीब आ जाने से ज़्यादा ही परेशान थी और उसने उसी तांत्रिक भालेश कुमार से संपर्क किया और भालेश कुमार से ये कहा कि वो उसके पति को उसकी प्रेमिका के चंगुल से आज़ाद करवाने में मदद करे, कुछ इंपॉर्टेंट रोल इस मामले में निभाए, बीच बचाव करे। तो भालेश कुमार को एक मौका मिला इन दोनों के बारे में और जानकारी जुटाने का और इन दोनों से पूछताछ करने का।
इसके प्रभाव में दोनों का परिवार तो था ही, तो भालेश के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। भालेश ने राहुल को भी बुलाया और वो लड़की सोनू कंवर उसको भी बुलाया, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में उसे पता चल गया है। ये बात भालेश ने पहले दोनों को बताई, और दोनों को बताने के बाद एक तरह से दोनों को डराना धमकाना शुरू किया। डराने धमकाने के बाद भालेश जो है उसने सोनू कंवर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। वो सोनू कंवर की तरफ उसका इन्फैचुएशन या लगाव कहें वो हो गया। अब जब सोनू कंवर के ऊपर निगाह जो है टेढ़ी हुई, या कह लें कि लालच भरी निगाहों से ये भालेश कुमार तांत्रिक जब उस लड़की को देखने लगा, तो खुद सोनू कंवर और राहुल जो उसका बॉयफ्रेंड था, इन दोनों ने ये तय किया कि वो तांत्रिक को छोड़ेंगे नहीं, वो तांत्रिक को इसके किए की सज़ा देंगे। फिर उन्होंने तांत्रिक को ब्लैकमेल करने की शुरुआत की। उन्होंने तांत्रिक से ये कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने दूसरी लड़की पर, दूसरी औरत पर नज़र डाली, तुम हमें डरा रहे हो और तुम खुद इस तरह से हरकत कर रहे हो, तो हम तो तुम्हारा भेद जो है वो ज़माने के सामने खोल देंगे और सबको बता देंगे कि तुम एक तांत्रिक होकर, पूजा पाठ करने वाला आदमी खुद को बताते हो, भगवान के करीब खुद को बताते हो, और तुम खुद इस तरह से एक लड़की के ऊपर डोरे डाल रहे हो और उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बात जब भालेश कुमार ने सुनी तो भालेश को लगा कि उसका जो बना बनाया खेल है वो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये जो कपल है राहुल मीना और सोनू कंवर, इन्होंने सारे लोगों को जाकर ये बात बता दिया कि भालेश कुमार जो है एक तांत्रिक का चोला पहनकर जो है असल में ये एक पाखंडी है और वो लड़की पर बुरी निगाह रखता है, तो जाहिर सी बात है उसके जो तंत्र मंत्र की दुकान है वो बंद हो जाएगी। हो सकता है कि उसे कानून का भी सामना करना पड़े। तो भालेश कुमार जो है वो घबरा गया, और न सिर्फ घबरा गया बल्कि इसके बाद उसने बहुत ही खौफनाक साजिश रची। वो साजिश ये थी कि भालेश ने इन दोनों को फिर से भरोसे में लिया और भरोसे में लेकर ये कहा कि वो एक तंत्र क्रिया करना चाहता है। इस तंत्र क्रिया में अगर वो दोनों साथ देते हैं उसका, तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। वो कुछ ऐसा तांत्रिक क्रिया करेगा कि फिर उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, परिवार के लोग भी जो है उनके आड़े नहीं आएंगे और वो अपनी ज़िंदगी प्रेमी प्रेमिका जो है हंसी खुशी गुजार सकेंगे। तो राहुल और सोनू कंवर को जब ये बात पता चली तो उनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अगर तंत्र मंत्र से हमारे रास्ते के सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, रास्ते के कांटे हट जाते हैं, तो हम खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, तो क्यों नहीं तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाए। कुल मिलाकर ये तांत्रिक के पास पहले भी आते थे, तांत्रिक की बातों में फिर से आ गए। अब तांत्रिक ने कर्मकांड के लिए, या फिर आप यूं कहें कि टोटका के लिए जो बात बताया, वो उसने ये कहा कि तुम्हें एक जंगल में मेरे साथ चलना होगा और उस जंगल में तुम दोनों को मेरे सामने एक दूसरे से रिश्ते बनाने होंगे। ये बड़ा एक अजीब और वियर्ड प्रपोजल था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, और लोगों का दिमाग इस हद तक नेगेटिव तरीके से चलता है कि लोग कोई भी इस तरह का फैसला करने से पहले उसको इवेल्युएट नहीं करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका अंजाम क्या हो सकता है। ये बात, ये घटना उसका सबूत है। तो ये राहुल मीना और सोनू कंवर को भालेश कुमार तांत्रिक ने कहा कि तुमको हमारे आंखों के सामने एक दूसरे से रिलेशन बनाना होगा, और जब तुम वो रिलेशन बना रहे होगे तब मैं कुछ टोटका करूँगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी और तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत या बाधा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। इसके बाद 15 नवंबर को भालेश तांत्रिक राहुल को और लड़की सोनू कंवर को लेकर उस जंगल में गया, केला बावड़ी जंगल में। और केला बावड़ी जंगल में जाकर अपने सामने उसने दोनों से कहा कि तुम लोग एक दूसरे के करीब आ जाओ, इंटीमेट हो जाओ। और जब वो एक दूसरे के करीब आए बगैर कपड़ों के, तो ये तांत्रिक जो है, इसके दिमाग में खौफनाक साजिश चल रही थी। इसने क्या किया, इसने अपने पास रखा हुआ एक बॉटल खोला और उस बॉटल में एक केमिकल था, जिस केमिकल को उसने इन दोनों के नेकेड बॉडी पर डाल दिया, और वो भी नेकेड बॉडी पर किसी दूसरे हिस्से में नहीं बल्कि फ्रंटल पार्ट में, और खासकर जो प्राइवेट पार्ट है उसमें डाल दिया। और आप जानते हैं वो केमिकल क्या था? वो केमिकल था ग्लू, चिपकने वाला। 5 रुपए का जो फेविक्विक आता है वो। उसने 50 फेविक्विक जो है उसके छोटी छोटी डिब्बियां खरीदी थी और उसके लिक्विड को निकालकर एक बोतल में भर के रखा था। दिमाग देखिए, साजिश देखिए, बोतल में भर के रखा था। और जैसे ही ये दोनों बिना कपड़े के एक दूसरे के करीब आए, इस तांत्रिक को मौका मिला, उस बोतल में जितना फेविक्विक था उसने इन दोनों की बॉडी के ऊपर डाल दिया
और जैसे ही डाल दिया, इस अप्रत्याशित अटैक से या केमिकल डाले जाने से राहुल और सोनू कंवर जो है वो हैरान रह गए और वो एक दूसरे के आगोश से अलग होने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये फेविक्विक इतनी बड़ी मात्रा में उनके शरीर पर डाला गया कि वो अलग नहीं हो पाए। इसके बाद वो बुरी तरह चिपक गए एक दूसरे के साथ। वो छटपटाते रहे लेकिन अलग नहीं हो पाए। और जब भालेश ने देखा कि वो अलग नहीं हो पा रहे हैं तो ये उसके लिए एक मौका था। उसने फौरन अपने पास मौजूद एक चाकू से पहले राहुल मीणा के गले पर वार किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे, जिस्म के दूसरे हिस्सों पर वार किया, और फिर साथ में सोनू कंवर पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से और पत्थरों से वार किया। और इस तरह से उसने अकेले 2 लोगों की जान ले ली। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दुखद और अजीब अफसोसनाक पहलू यह है कि फेविक्विक डालने के बाद वो दोनों बुरी तरह छटपटा रहे थे, एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, क्योंकि अलग होना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि उनको अपनी जान भी बचानी थी। और इस हालत में, नग्न हालत में, वो ऑब्वियसली एक साथ तो रह नहीं सकते थे, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक जो है उनके ऊपर हमला कर रहा है, केमिकल डाल चुका है। तो अलग होने की कोशिश में जब उन्होंने बहुत जोर लगाया तो उनके प्राइवेट पार्ट इस केमिकल की वजह से इस तरह से जख्मी हो गए कि चमड़ी उधड़ गई जिस्म की। जो फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसका जो स्किन है वो टियर हो गया, वो अलग हो गया। और इस तरह से ये दोनों बुरी तरह से जख्मी हुए, एक तो उस केमिकल की वजह से, फेविक्विक की वजह से, और दूसरा इन पर जो चाकू और पत्थरों से हमला किया गया उसकी वजह से। इसके बाद ये हत्या करके वहाँ से फरार हो गया, किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं मिली। मगर 18 तारीख को, ये 15 की घटना थी, 18 तारीख को इनकी डेड बॉडी जो है वहाँ गोगुंदा थाना इलाके के केला बावड़ी के जंगलों में मिली। और जैसे ही डेड बॉडी मिली, पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई, और तफ्तीश आगे बढ़ाने के बाद धीरे धीरे उसने इस मामले का खुलासा किया। तो मेरे हिसाब से ये हाल के दिनों का एक बहुत ही अजीब मर्डर है, जिसमें एक कातिल ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल किया, और वो भी इतने ख़तरनाक तरीके से। लोगों का दिमाग कितना नेगेटिव हो सकता है, लोग जुर्म को अंजाम देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये घटना उस बात का सबूत है। बहुत ज़रूरी है सजग रहने की, सतर्क रहने की, और इस तरह के रिलेशनशिप में न पड़ने की, जिससे आप अपनी भी हिफाजत कर सकें और अपने परिवार के लिए भी आप जो है एक अच्छा इंसान बने, परिवार को सपोर्ट कर सके। इस तरह की हरकत करके अपनी जान गंवाना, बदनामी कराना, आप समझिए ये कितना दुखद है। खैर, अब ये भालेश कुमार तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बाकी की ज़िंदगी जेल में चक्की पीसते हुए गुजरेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारे सवाल जवाब है उसके बारे में। हमने इससे पहले ये सवाल पूछा था कि एक कार में 2 लड़के जा रहे थे और कार के सारे शीशे बंद थे, इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से जब भी कोई बात करते तो एक दूसरे के कान में फुसफुसा कर बात करते, विस्पर करते। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? इस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया है और सही जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम है गौतम सहारे। तो गौतम सहारे साहब ने ये बताया है कि बहुत मुमकिन है कि उन दोनों के वो दोनों तो खैर साथ में ट्रैवल कर ही रहे थे, लेकिन हो सकता है कि फ़ोन पर ब्लूटूथ के सहारे वो किसी और से भी बात कर रहे हों। तो हो सकता है कि कार में जो 2 लोग बैठे थे उनमें से कोई एक आदमी फ़ोन पर ब्लूटूथ के ज़रिए बात कर रहा था, और उस आदमी को जो फ़ोन लाइन पर है उसको इन दोनों की मौजूदगी और इन दोनों के आपस में बातचीत के बारे में न पता चले, इसलिए हो सकता है कि वो कार में चलते हुए 2 लोग होने के बावजूद एक दूसरे के कान में बात कर रहे थे। तो उनका ये जो अंदाज़ा है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही अंदाज़ा है, और सिर्फ गौतम जी ने नहीं और बहुत सारे दर्शकों ने सही जवाब दिया है। लेकिन चूंकि गौतम जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया तो इसीलिए मैं उनका ख़ास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। अब कल के लिए मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार होता क्या है कि जो चीज़ जितनी आसान होती है उसका जवाब देना उतना ही मुश्किल होता है। क्या आप बता सकते हैं कि LED और LCD इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप बताएं तो बढ़िया रहेगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना जवाब ज़रूर लिखें। अक्सर ऐसा होता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल तो हम हमेशा करते हैं, अपने आसपास देखते हैं टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में, लेकिन हम उसका फुल फॉर्म नहीं जानते या फिर उसके पीछे का जो मतलब होता है वो नहीं जानते। तो LED और LCD का फुल फॉर्म और इन दोनों के बीच का फ़र्क भी अगर बता दें तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। प्लीज़ इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए कुछ कमेंट पढ़ते हैं जल्दी से। अशोक
अशोक श्रीवास्तव जी हैं, ये कह रहे हैं कि मिस्टर बनर्जी यू हैव फॉरगॉटन ऑल स्टोरीज ओनली हैव वन ओनली। इनके कहने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ श्रद्धा केस के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरी स्टोरीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आप ये मान सकते हैं कि शायद अशोक जी और आप जैसे दूसरे दर्शकों के कहने या मैं कहूँगा कि प्रोत्साहित करने की वजह से ही मैं ये दूसरी कहानी, दूसरे वाक़ये के बारे में भी आप सबके सामने इसे लेकर हाजिर हुआ। इसके अलावा यूज़र DG8 के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नमस्ते भाई जी धन्यवाद लिखा है। हरमन के सॉन्ग्स, आलोक वाजपेयी जी, देव कुमार, मुर्शद जी, नंदिनी नाग, इनका भी कमेंट है, प्रकाश शर्मा जी, फारूक अंसारी, बाबारीज। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ समय पहले तक आप लोगों की आईडी के साथ आपका जो नाम होता था वो भी डिस्प्ले होता था, लेकिन अब शायद YouTube ने अपना कुछ फॉर्मेट चेंज किया है जिसकी वजह से सिर्फ मुझे आईडी दिख रही है और वो आईडी में कई बार नाम क्लियरली मेंशन नहीं होता, क्योंकि कई बार कई अलग अलग न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक वर्ड से जो है आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग कमेंट करते हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार कि अपना नाम ज़रूर लिखें। नमस्कार बनर्जी सर, चंद्र प्रसाद पौडिल साहब ने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच चंद्र प्रसाद जी, आपने अपना नाम क्लियरली लिखा है। और परूप श्रेष्ठा जी का कमेंट अक्सर आता है, लव फ्रॉम जर्मनी सर, ये लिखते हैं हर रोज़। थैंक यू वेरी मच परूप जी। बाबू सिंह जी हैं और हेमंग MTG, इन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि ऊंचा सुनता हो। तो ऊंचा सुनने पर तो हेमंग जी चिल्ला कर बात करनी चाहिए, कान में फुसफुसाना तो मेरे हिसाब से ऊंचा सुनने का हल नहीं है। तो सुनीता शेलार जी का भी कमेंट है, यूज़र ZW7UN8GP2Y, इस आईडी से भी कमेंट है। अब बताइए मैं नाम कैसे पढ़ूँ? अगर ऐसी आईडी होगी, नाम नहीं लिखेंगे तो फिर मैं कैसे आपका नाम पढ़ पाऊँगा? आकाश कुमार शर्मा, रवि सिंह, नेम कुमार, सुमन बी, एनीवे इस तरह से बहुत सारे लोगों के कमेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखें और मैं इसी तरह आपको कहानियाँ और जुर्म की घटनाओं के बारे में बताता रहूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।